नमस्कार। सोचिए जरा, किसी देश की आज़ादी के जश्न के लिए एक नाटक लिखा जाए, लेकिन वो इतना मुश्किल और निराशा से भरा हो कि सब हैरान रह जाएं। आज हम वोले सोयिंका के मशहूर नाटक अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट के इसी रहस्य को समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे इसकी तारीकी में एक उम्मीद की किरण छिपी है। देखिए, इस नाटक को समझना कोई आसान काम नहीं है। ये एक पहेली जैसा है। आलोचक तक इसमें उलझ गए हैं। जैसा कि मैथ्यू विल्सन ने कहा, ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो आसानी से समझ में नहीं आता, बल्कि ये जानबूझकर हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमें चैलेंज करता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कोई नाटक जो किसी देश की आज़ादी के जश्न के लिए लिखा गया हो, वो इतना निराशावादी और समझने में मुश्किल क्यों होगा? है ना अजीब बात। चलिए इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए आइए सबसे पहले उस व्याख्या पर नजर डालते हैं जो सबसे आम है और शायद सबसे सीधी साधी भी। सबसे पहले इसका समय और जगह समझना बहुत जरूरी है। ये नाटक 1960 में नाइजीरिया की आज़ादी के जश्न के मौके पर खेला गया था। बस ये एक बात जानने से ही इसकी जो सबसे आम व्याख्या है वो काफ़ी हद तक समझ में आ जाती है। तो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ये नाटक पूरे तरह से 1960 के नाइजीरिया पर एक राजनीतिक टिप्पणी है। इसे आज़ादी के बाद के डिसइल्यूजनमेंट यानी मोहभंग की कहानी की तरह देखा जाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें उन अफ्रीकी नेताओं की आलोचना है जिन्होंने आज़ादी से जुड़ी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। लेकिन क्या हो अगर ये नाटक सिर्फ नाइजीरिया के बारे में हो ही ना? चलिए अब उस तर्क को देखते हैं जो हमें एक ज्यादा गहरे और कह सकते हैं एक यूनिवर्सल सच की तरफ ले जाता है। और यहीं पर सोयिंका एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ लेते हैं। वो एक शानदार गौरवशाली अतीत के आइडिया को सिरे से खारिज कर देते हैं। इसके बजाय वो इतिहास को असफलता के एक ऐसे चक्र के रूप में दिखाते हैं जो कभी खत्म नहीं होता, जहां अतीत भी बुरा था, वर्तमान भी बुरा है और भविष्य भी बुरा ही नजर आता है। तो असली बात यह है कि ये नाटक किसी एक देश की राजनीति से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हम सबकी कहानी है। सोयिंका का तर्क है कि ये जो क्रूरता और असफलताएं हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये तो इंसानियत के इतिहास का एक हिस्सा है जो बार बार लगातार दोहराया जाता है। अब ये एक बहुत बड़ा दावा है ना? तो चलिए इसके सबूत नाटक के अंदर ही ढूंढते हैं और देखते हैं कि ये विचार किरदारों के जरिए कैसे सामने आता है। अदेनेबी के किरदार को ही ले लीजिए। 800 साल पहले वो एक दरबारी इतिहासकार था जिसने झूठी शान के लिए एक बेमतलब की जंग को भड़काया। और आज वो एक भ्रष्ट अफसर है जिसके लालच की वजह से 65 लोग मारे जाते हैं। मतलब उसके गुनाह का तरीका बदल गया, पर उसकी फितरत वही की वही है। यही पैटर्न हमें रोला के किरदार में भी साफ साफ दिखता है। अतीत में वो मैडम टॉर्टॉइस के नाम से जानी जाती थी, जिसकी वजह से एक जंग छिड़ गई थी। आज वो एक वेश्या है और उसके काम अब भी उसके प्रेमियों की बर्बादी का कारण बनते हैं। 8 सदियां बीत गई, पर उसका विनाशकारी स्वभाव बिल्कुल नहीं बदला। और शायद जो सबसे परेशान करने वाला उदाहरण है वो डेमोक्लेस का है। अतीत में वो एक कवि था जो एक गलत लड़ाई पर खामोश रहा, मतलब उसने अपनी चुप्पी से हिंसा का साथ दिया। आज वो एक मूर्तिकार है जो जलन में आकर अपनी ही शागिर्द की हत्या कर देता है। ये कमाल का उदाहरण है कि कैसे अतीत की निष्क्रियता आज सीधी सीधी हिंसा में बदल सकती है। ये सब देखकर मन में एक सवाल उठता है, भाई इतने निराशावादी नजरिए का आखिर मतलब क्या है? अगर सब कुछ इतना ही बुरा है तो फिर उम्मीद कहाँ है? यहीं से कहानी एक हैरान करने वाला मोड़ लेती है। नाटक की एक लाइन है जो इस निराशा की भावना को पूरी तरह से पकड़ लेती है। 100 पीढ़ियों ने कोई फर्क नहीं डाला है। ये एक बहुत ही भयानक एहसास है, जैसे कि इंसानियत आगे बढ़ने में नाकाम रही है। तो फिर वही सवाल, अगर इतिहास सिर्फ गलतियों का एक अंतहीन सिलसिला है, तो फिर इस सब का मतलब क्या है? अगर कुछ बदलता ही नहीं, तो फिर किसी भी चीज का क्या फायदा? और यहीं पर हमें इस नाटक का सबसे अप्रत्याशित और सबसे शक्तिशाली आइडिया मिलता है। सोयिंका का तर्क है कि ये जो गहरी निराशा है ना, असल में यही उम्मीद पैदा करने का एक जरिया है। ये कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। सोयिंका का मकसद इंसानियत को कोसना नहीं है, बल्कि उसे गहरी नींद से झिंझोड़कर जगाना है। वो हमें एक भयानक भविष्य की तस्वीर इसलिए दिखाते हैं ताकि हम उसे हकीकत बनने से रोकने के लिए काम करें। ये एक चेतावनी है, कोई भविष्यवाणी नहीं।
इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, जैसे कोई डॉक्टर आपको एक डरावनी बीमारी के बारे में इसलिए बताता है ताकि आप अपनी सेहत सुधार लें, ठीक वैसे ही सोइंका हमें इतिहास की एक डरावनी तस्वीर दिखाते हैं ताकि हम अपना भविष्य सुधार सकें। और आखिर में नाटक के सबसे बड़े देवता फॉरेस्ट फादर खुद इस मकसद को साफ कर देते हैं। उनके ये शब्द बताते हैं कि इस सारी तकलीफ का अंतिम लक्ष्य क्या है। शायद, केवल शायद, नई शुरुआत में। मतलब ये तकलीफ बेकार नहीं है, इसका एक मकसद है। तो आखिर में ये नाटक हमें एक बहुत शक्तिशाली और ज़रूरी सच के साथ छोड़ जाता है। सच्ची तरक्की अपने इतिहास की कड़वी सच्चाइयों से भागने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। क्योंकि जब तक हम अपने सबसे बुरे पहलुओं को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम सच में कुछ बेहतर बनाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं।